सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जो हैं घर पे अच्छे होंगे। आज आपके लिए क्या लेकर आया हूँ मैं? सत्रांत परीक्षा यानी कि जो मार्च में एग्जाम होने हो रहे हैं आपके, इसमें 7th क्लास का हिंदी का पेपर लेकर आया हूँ आपके लिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा चलेंगे क्वेश्चन पेपर की तरफ। सबसे पहले है खंड क, जिसमें एक अपठित गद्यांश है आपके लिए। इसको पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। राजस्थान की धरती पर हुई जल क्रांति एक दो नहीं करीब 15 सालों के कड़े संघर्ष और समाज की अथक मेहनत का नतीजा है। इस जल क्रांति को संभव बनाने में केंद्रीय भूमिका रही राजेंद्र सिंह की। इनके प्रयासों की सुंदर और अनूठी मिसाल है वे 5 नदियां जो दशक पहले सूख गई थीं पर अब सदा नीरा हो गई हैं। पारंपरिक तरीके से जल प्रबंधन का अद्भुत उदाहरण पेश करती इन नदियों ने कितने ही गांवों की तस्वीर बदलकर रख दी है। अखरी, रूपारेल, भगानी, सहसा और जहाज वाली नदी में फिर से बहता पानी इन गांवों के लोगों के जुझारू चरित्र का अद्भुत प्रमाण है। अलवर जिले में अपनी सूखी नदियों को फिर से पानीदार बनाने वाले गांव के मेहनतकश लोगों ने इन्हें अपनी संपत्ति मान। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। पहला सवाल है, राजस्थान की जल क्रांति को संभव बनाने में राजेंद्र सिंह की डैश भूमिका रही। साधारण, केंद्रीय, सहयोगी, विरोधी। तो केंद्रीय भूमिका रही। सदा नीरा का अर्थ है सूखी हुई नदी, जिस नदी में कभी कभी पानी आए, जिस नदी में सदा पानी रहे, जिस नदी में कभी भी पानी ना आए। तो ये ग जो है इसका करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद, नदी में फिर से बहता पानी गांव के लोगों के किस तरह का चरित्र को दर्शाता है? जुझारू, आराम पसंद, बाधक या तटस्थ? तो जुझारू जो उनका चरित्र है वो दिखाता है। फोर्थ है, गांव के मेहनतकश लोगों ने किन को अपनी संपत्ति मान लिया? नदियों को, धरती को, राजेंद्र सिंह को या जल क्रांति को? तो नदियों को उन्होंने अपनी संपत्ति मान लिया। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का में प्रत्यय नहीं है? तो प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के एंड में लगता है, वर्ड के एंड में जो लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पर मेहनत और कश, मेहनत कश। पानी और दार, पानीदार। परंपरा और पारंपरिक एक यहाँ पर है। और मेहनत, तो डी जो है मेहनत, ये करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संकट से वीर वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच वे गीत वो गाते सदा। है संभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते वे सदा, ये असंभव कायरों का शब्द है, कहा था नेपोलियन ने एक दिन। सच बताऊं जिंदगी ही व्यर्थ है, दर्प बिन, उत्साह बिन और शक्ति बिन। तो इसके कुछ सवाल हैं, आइए इन सवालों को भी देख लेते हैं। पहला सवाल है, वीर किसे देखकर छिपते नहीं? संकटों से, दुश्मनों से, आपदाओं से, इन सभी से? संकटों से, दुश्मनों से, आपदाओं से या इन सभी से? तो छिपने की बात हो रही है सिर्फ, यहाँ पर ध्यान रखना, बाकी सबकी बातें नहीं हो रही है। तो छिपने की बात जो है वो आपदाओं से छिपते नहीं। कठिन रास्ता देख और संकट के समय वीर कैसा व्यवहार करते हैं? तो वे मुस्कुराते हैं, रोते हैं, नाचते हैं, सोते हैं, मुस्कुराते हैं। असंभव के बारे में नेपोलियन का क्या कहना था? ये कायरों के शब्द हैं, ये वीरों के शब्द हैं, मेहनती लोगों के शब्द हैं, सज्जनों के शब्द हैं? तो वो कायरों के शब्द बता रहे हैं। किन गुणों के अभाव में जिंदगी का व्यर्थ कहा गया है? दर्प बिन, उत्साह बिना, शक्ति बिना या इन सभी के बिना? तो इन सभी के बिना जो है जिंदगी को व्यर्थ बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है व्याकरण। तो व्याकरण और भाषा की बात देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प का चयन करना है। पहला है, तुनुक शब्द का अर्थ क्या है? अधिक है, दूर है, स्वभाव है या क्षणिक है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्षणिक। मुखरित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रित है, त है, इत है या मुख है? तो इसका करेक्ट आंसर है इत। बैलगाड़ी शब्द में कौन सा समास है, ये हमें बताना है। द्वंद्व है, तत्पुरुष है, द्विगु है या अव्ययी भाव है? तो ये तत्पुरुष समास है। फोर्थ है, सुंदरता शब्द संज्ञा के किस भेद का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो ये भाव है, एक भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम के भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 4, 3, 6 या 8? तो इसके
6 भेद होते हैं। सिक्स्थ है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है? हिमालय, पर्वत, शिखर या पर्वतीय? तो पर्वतीय जो है ये विशेषण है, बाकी तीनों नाउन है। सेवंथ है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध कौन सा, इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो अशुद्ध है, ये हमें बताना है। केंद्रीय, विद्यालय, अवकाश और प्राचार्य। तो ये विद्यालय नहीं होता, विद्यालय, विद्यालय होता है ना? तो ये दिस इज रॉन्ग। एट है, स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या है? स्वतंत्रता मतलब आजादी, तो इसका अपोजिट क्या होगा? आजादी, स्वाधीनता, मुक्ति या परतंत्रता? तो ये होता है परतंत्रता। नाइन्थ है, जल का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। तो नीर, वीर, समीर और सरोज। तो नीर जो है वो जल का पर्यायवाची शब्द है। जो प्राकृतिक ना होकर बनावटी हो उसे क्या कहते हैं? उसे मैनमेड कहते हैं, और हिंदी में उसे कहते हैं अशुद्ध, कृत्रिम। ताजा या आधुनिक उसे कहते हैं कृत्रिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न है ये। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प का चयन करना है आपको। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमगियो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहुँ दिस से आया, दामिन दमके झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन। चलिए बात करते हैं, इस पद में किस ऋतु की किस ऋतु का वर्णन है? बसंत है, वर्षा है, ग्रीष्म है या शीत है? तो बरसे बदरिया, कब बरसेंगे बदरिया? जब वर्षा होगी, तो वर्षा ऋतु की बात हो रही है। सेकंड है, मीरा को सावन लगता है, कैसा लगता है? सुखदाई लगता है, कष्टदायक लगता है, मनभावन लगता है या मंगलदायक लगता है? तो उनके मन को भाया, मन भावन लगता है। थर्ड है, मीरा का मन उमंग से भर गया है, क्योंकि क्यों भरा है? कृष्ण आने वाले हैं, वर्षा होने वाली है, प्रकृति सज धज गई है, या इनमें से कोई नहीं? तो मीरा जो है वो कृष्ण के आने से उमंग से भर गई। ओके। फोर्थ है आपका, सावन के महीने में प्रकृति में क्या हलचल होती है? बादल बरसते हैं जी, बरसती हैं, बिजलियां कड़कती है ये भी होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है ये भी होता है। तो फिर ये सभी होना चाहिए। फिफ्थ देखते हैं, भारतीय महीनों के क्रम में सावन कौन सा महीना है? ये हमें बताना है। चौथा है, पांचवा है, सातवां है या आठवां है? तो ये एक्चुअली पांचवा महीना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प का चयन करना है आपको। एक पैराग्राफ है, जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता था। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। इसलिए ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। आगे क्या है? आगे कुछ क्वेश्चन है, आइए इनको भी देख लेते हैं। कुंवर सिंह ने देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना किसने उत्पन्न की उनके अंदर? उनके पिताजी ने, उनकी माताजी ने, बसुरिया बाबा ने या उनके गुरु ने? तो बसुरिया बाबा ने ये भावना उत्पन्न की थी। सोनपुर का मेला कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक अमावस्या को, सावन पूर्णिमा को, फाल्गुनी पूर्णिमा को? तो करेक्ट आंसर क्या है? कार्तिक पूर्णिमा। थर्ड, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाने में क्रांतिकारी डैश का उपयोग करते थे? चौपालों का, मेलों का, धार्मिक स्थानों का, जंगलों का? तो वो मेलों का इस्तेमाल किया करते थे। फोर्थ है, सोनपुर मेले की विशेषता क्या है? ये हाथियों के क्रय विक्रय के लिए विख्यात था। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला था। इसी में क्रांतिकारी एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे, या ये सभी? ये सभी। फिफ्थ है, कौन सा युग्म बेमेल है? जैसे विख्यात और प्रसिद्ध, तो ये सही है, क्रय और विक्रय।
इसी के तरह सक्रिय और निष्क्रिय, और गुप्त और प्रकट। तो कौन सा युग्म बेमेल है इनमें से? विख्यात और प्रसिद्ध जो है ही होगा, विख्यात और प्रसिद्ध ही होगा। क्यों? क्योंकि बाकी सब अपोजिट हैं, क्रिय विक्रय, सक्रिय निष्क्रिय, गुप्त प्रकट। लेकिन विख्यात और प्रसिद्ध जो है वो सिनोनिम्स हैं, एक ही इनके मतलब है, इसलिए यही बेमेल होना चाहिए। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? गांधी जी ने डैश में स्थापित होने जा रहे आश्रम का अनुमानित व्यय बताया, निम्नलिखित सही विकल्प में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो गांधी जी ने साबरमती, बासमती, कर्णावती, खाबरमती, तो साबरमती में स्थापित होने जा रहे आश्रम का अनुमानित व्यय बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड घ, वर्णात्मक निम्नलिखित में से किन्हीं 7 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन कौन से हैं? कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? अब इस बार ये पैसे ना लूंगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किए? तो यहाँ मैंने सभी के आंसर लिख दिए हैं, आइए इनको देख लेते हैं। कठपुतली को गुस्सा आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है और वह लंबे अरसे से धागे में बंधी है। वह अपने पांवों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपने पांव पर खड़ी होना चाहती थी। खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते थे, बच्चे अति उत्साहित हो जाते थे, उन्हें खेल कूद भूल कर अपने सामान, जूते चप्पल आदि का ध्यान नहीं रहता। वे अपने अपने घर के से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लग जाते। मिठाई वाले का ये कहना कि अब मैं इस बार ये पैसा ना लूंगा, इस बात को दर्शाता है कि उसका मन भर आया और ये बच्चे उसे अपने ही बच्चे ही लगे। फिफ्थ अगर हम बात करें, यासुकी चान तोतो चान का प्रिय मित्र था। वह पोलियोग्रस्त था, इसलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। जबकि जापान के शहर तोमोए में हर बच्चे का एक निजी पेड़ था, लेकिन यासुकी चान ने शारीरिक अपंगता के कारण किसी पेड़ को निजी नहीं बनाया था। तोतो चान की अपनी इच्छा ये थी कि वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर दुनिया की सारी चीजें दिखाए। यही कारण था कि उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। ये तो थे पहले 5 सवाल। आगे के सवाल भी देख लेते हैं, आगे कौन से हैं देखिए। उसके बाद है सिक्स, जाली के बड़े घरों में पहुंचाने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? धनराज पिल्ले की सफलता की कहानी का वर्णन कीजिए। धनराज पिल्ले के लिए परिवार कितनी अहमियत रखता है? तो मोर के शावकों को जब जाली के बड़े घर में पहुंचाया गया तो दोनों का स्वागत ऐसे किया गया जैसे नववधु का यानी कि नई दुल्हन का स्वागत किया जाता है। लक्का कबूतर नाचना छोड़ उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू करने लगा। बड़े खरगोश गंभीर भाव से कतार में बैठकर उन्हें देखने लगे। छोटे खरगोश उनके आसपास उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उन्हें देखने लगते हैं। धनराज पिल्ले का बचपन काफी आर्थिक संकटों के बीच गुजरा है। मात्र 16 साल की उम्र में उन्हें मणिपुर में 1985 की जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने सन 1986 में सीनियर टीम में स्थान मिला। 1989 में उन्होंने ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए चुना गया। इसके बाद वे लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहे और उन्होंने फिर कभी मुड़कर पीछे नहीं। जहां तक 8वें सवाल है वाह। धनराज पिल्ले के लिए परिवार बहुत अहमियत रखता था। उन्हें सबसे ज्यादा प्रेरणा माँ से मिली। वे कभी कहीं भी हो अपनी माँ से प्रतिदिन बात करते थे। उनकी भाभी भी उनके लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। उसके बाद प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देवव्रत किस प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए? भीष्म के सेनापति बनने पर कर्ण ने क्या निर्णय लिया? दुर्योधन युधिष्ठिर को जीवित क्यों पकड़ना चाहता था? और जयद्रथ कौन था और उसका वध किसने किया? अब 4 में से कोई भी 3 आपको करने हैं। तो ये रहे जवाब। जीवन भर विवाह न करने व आजन्म ब्रह्मचारी रहने की भयंकर प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत भीष्म कहलाए। कर्ण ने निर्णय लिया कि भीष्म के मारे जाने के बाद ही वह युद्ध भूमि में प्रवेश करेगा और केवल अर्जुन को ही मारेगा।
दुर्योधन युधिष्ठिर को जीवित पकड़ना चाहता था ताकि युद्ध जल्दी समाप्त हो जाए। वह ये भी सोच रहा था कि युधिष्ठिर को थोड़ा सा राज्य का भाग देकर संधि कर ली जाए और कुछ समय बाद जुआ खेलकर राज्य का वह भाग वापस अपने कब्जे में कर लिया जाए। जयद्रथ सिंधु देश का राजा और दुर्योधन का बहनोई था। जयद्रथ ने युद्ध नियम का उल्लंघन करते हुए निहत्थे अभिमन्यु को पर पीछे से पहला वार किया था। उसका वध अर्जुन ने किया। इसके बाद प्रश्न 9 है, निम्न में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। आई होप ये आप खुद कर लेंगे। 5 मार्क्स का है। सुबह की सैर है, बसंत ऋतु है और समय का महत्व है। तीनों में से किसी भी एक पर आपको पैराग्राफ लिखना है। 10th क्वेश्चन है, अपने मित्र को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखिए या पिता और पुत्र के बीच परीक्षा से संबंधित संवाद को 100-150 शब्दों में लिखिए। चलिए ये दोनों मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब पहले यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे। मैंने एक सैंपल के लिए नागपुर का कोई एड्रेस उठा के यहाँ पर लिख दिया है। और इस तरीके से आप लिखेंगे, प्रिय मित्र हरमनप्रीत, प्रिय नमस्ते। मैं आशा करता हूँ कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज तुम्हारा जन्मदिन है और इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाए। तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ और काश मैं वहां आकर तुम्हारे साथ ये खुशी मना सकता, लेकिन अभी मैं पत्र के माध्यम से तुम्हें अपनी शुभकामनाएं भेज रहा हूँ। तुम्हारा जन्मदिन शानदार हो, यही मेरी कामना है। जल्द ही मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखे, तुम्हारा मित्र शहजाद। उसके बाद पिता पुत्री के बीच में परीक्षा से संबंधित संवाद हमें बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। पिता, बेटा तुम्हारी परीक्षा नजदीक आ रही है, पढ़ाई की तैयारी कैसी चल रही है? पुत्री, पापा मैं रोज पढ़ाई कर रही हूँ लेकिन कुछ विषयों में कठिनाई हो रही है। पिता, कौन कौन से विषय कठिन लग रहे हैं? गणित और विज्ञान में कुछ टॉपिक समझने में दिक्कत आ रही है। पिता, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यदि कुछ समझ ना आए तो अपने शिक्षक से भी पूछ सकती हो। पुत्री, जी पापा मैं कोशिश करूँ। पिता, बस नियमित रूप से पढ़ाई करो और समय का सही उपयोग करो। परीक्षा में घबराने की जरूरत नहीं है। आत्मविश्वास के साथ पेपर देना। पुत्री, धन्यवाद पापा, मैं अच्छे अंक लाने की पूरी कोशिश करूंगी। पिता, बहुत अच्छा, मेहनत से पढ़ाई करो और सफलता जरूर मिलेगी। और आप लोग भी बहुत सारी मेहनत करो और रेगुलर मेहनत करो तो आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। इसी कामना के साथ मैं हेलो अध्यापक आपसे फिर से विदा लेना चाहता हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे किसी धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने और हाँ, जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।